तो अपना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भारत में चुनाव संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार को बताता है, इससे पता चलता है। व्हाट इज इलेक्शन? सिलेक्शन अमंग अवेलेबल ऑप्शन। तो पॉलिटिकल इलेक्शन जिसमें प्रोसेस है, इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनता मताधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चयन करती है। अब इसका महत्व देखें तो प्रशासन पर नियंत्रण का आधार है ये। जन सहभागिता बढ़ाता है, सरकार के कामकाज का मूल्यांकन का आधार है, जनशक्ति का आधार है, फिर लोकतंत्र का आधार सुनिश्चित करता है, शासन की प्रक्रिया में सहभागी है। और ठीक है, और आगे देखें जन फिर 1991 में चौधरी देवीलाल 3 सीटों से चुनाव लड़े। 1996 में आरपीए 33 की धारा 7, तो आरपीए 33 की धारा 7 में सॉरी आरपीए की धारा 33 क्लॉज 7 में संशोधन द्वारा अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ना अनिवार्य सीमित कर दिया। इससे पहले कोई बार नहीं था। फिर हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन तो ऋग्वेदिक काल में सभा समिति थी। महाजनपद काल में गणराज्यों के शासक थे। फिर निरंकुश राजतंत्र आया। उसके बाद आया ब्रिटिशर्स। 1861 में चुनावी मनोनयन हुआ। फिर 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव। फिर उसके बाद 1919 में विस्तार हुआ जिसमें मस्ट विद एंग्लो इंडियन आया। उसके बाद देखें तो 1919 के एक्ट में 1924 में चुनाव करवाए। फिर 1935 के एक्ट से 1937 में और 1946 में चुनाव कराए, जहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता का विस्तार था। फिर आगे चलें तो ब्रिटिशर्स ने निश्चित तौर पर भारत में निर्वाचन को आधार प्रदान किया, लेकिन उनकी मंशा लोकतांत्रिक विकास की कम और प्रशासनिक सुविधा व नियंत्रण की अधिक थी। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स प्रदत्त निर्वाचन व्यवस्था में हमें कुछ कमियां को देखते हैं, जैसे प्रत्यक्ष चुनाव को लाने में देरी, सार्वजनिक व मताधिकार प्रदान न करना, फिर पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन, अन्य सामाजिक विभाजन। ठीक है, फिर केंद्र में उत्तरदायी शासन न लाना, भारतीय जनप्रतिनिधियों के विधायी अधिकारों को सीमित रखना, अध्यादेशों व वीटो द्वारा प्रतिनिधि संस्थाओं का असम्मान, राजनीतिक जागरूकता या शिक्षा को प्रसारित करने का प्रयास न करना। फिर स्वतंत्रोत्तर विकास जिसमें ब्रिटिशकालीन कमियों का संज्ञान लिया गया, जिसमें निर्वाचन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग किसमें 15 में आर्टिकल 324 से 329। फिर आर्टिकल 324 से 329 देखें तो 24 में तो है इलेक्शन कमीशन, 25 में है धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। फिर 26 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर 327 में केंद्रीय विधायिका चुनाव संबंधी कानून बना सकती है, जो कि आरपी 1951 और आर्टिकल 327 में। तो आर्टिकल आरपी 1951 बनाया किससे? आर्टिकल 327 से। फिर राज्य विधायिका को चुनाव कानून बनाने का अधिकार किसमें? आर्टिकल 328 में। फिर न्यायिक हस्तक्षेप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, आर्टिकल 329। तो क्या भारत में यूएएफ की उम्र को कम किया जाना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की? तो स्पष्ट है कि संविधान में चुनावी प्रावधान विस्तार से नहीं है, इन्हें विस्तार देने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसी संबंध में संसद आरपी 1951 बनाया है, जो चुनावों के संदर्भ में चुनाव प्रक्रिया, संस्था, प्राधिकारी, सदस्यों की अर्हताएं, योग्यताएं, अयोग्यताएं, आचरण व्यवहार, नागरिकों के अधिकार व मताधिकार का प्रावधान करती है। ये प्रावधान 11 भागों की 171 धाराओं में वर्णित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो इलेक्शन कमीशन द्वारा सरकार को सुझाए गए चुनाव सुधार। पहला, एक सीट एंड एक सीट की ओर से बढ़ना, एक उम्मीदवार एक सीट की ओर से, ठीक है, बनना। फिर वन नेशन वन इलेक्शन, पेड न्यूज को चुनावी अपराध में शामिल किया जाए, युवा वोटर 18 वर्ष के होते ही ऑनलाइन स्वयं रजिस्टर कर सकें, चुनावी घोषणा पत्र में गलत सूचना देने वाले उम्मीदवार को 2 साल जेल तक की सजा, विभिन्न मतदाता सेवाएं हेतु वन सिंगल फॉर्म साइलेंस पीरियड को सोशल मीडिया पर भी लागू करना, आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करना, जिससे डुप्लीकेट ऑफ वोटर आईडी को रोका जा सके। फिर चुनाव, तो चुनाव संस्था है पहले इलेक्शन कमीशन, जो कि है 324।
फिर है स्टेट इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 243 के में। फिर इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय होती है। 1993 से बहुमत के आधार पर निर्णय संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, स्वतंत्र व स्वायत्त चुनाव कराते हैं। फिर होती है इनका जो कार्यकरण है उसकी समस्याएं जैसे संरचनात्मक विरोधाभास। फिर इलेक्शन कमीशन की शक्तियां सीमित करने के लिए सिर्फ चुनाव के दौरान, ठीक है। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार द्वारा नौकरशाह को स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना, जैसे गोवा के केस। फिर है जगमोहन रेड्डी वर्सेस स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब संरचनात्मक विरोधाभास जिसमें सीईसी का वर्चस्व, तानाशाही, तो इलेक्शन कमीशन बनाम सीईसी की समस्या जिसमें इलेक्शन कमीशन की छवि खराब, अशोक लवासा मुद्दा, ठीक है। फिर है दो इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक संरक्षण नहीं है। फिर है अन्य दो इलेक्शन कमीशन को सीईसी की सलाह पर हटाया जा सकता है। फिर है सीईसी को हटाने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समान, यानी कि जज के समान, ठीक है। फिर उपाय अन्य दो इलेक्शन कमीशन को भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाए। तो इस संरचनात्मक विरोधाभास को अगर ठीक करने का उपाय है उनको भी कर दिया जाए संवैधानिक संरक्षण। फिर इलेक्शन कमीशन की शक्तियां, तो मांग, समय सीमा, योग्यताएं, अर्हताएं, फिर सीओसी, कोड ऑफ कंडक्ट और दंडित, ये संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन को दी जाए। तो ये मांग की गई है, ठीक है। और चुनाव प्रबंध से जुड़े कार्य इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं, जिसकी इलेक्शन कमीशन समय समय पर मांग भी करता है। फिर चुनाव आयोग के पास स्वयं की मशीनरी का अभाव है, जो केंद्र व राज्य के प्रशासन पर निर्भर करता है, जिससे समस्याएं पृथक मशीनरी के फायदे हो सकते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या प्रशासनिक कार्य ठप हो जाता है। फिर मशीनरी का मिसयूज सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार में विवाद की स्थिति कर देता है। फिर ट्रेनिंग संबंधी खर्चा होता है, चुनाव विशेषज्ञता से संपन्न नहीं होंगे। फिर है मतदाता सूची समय समय पर अपडेट करना आसान रहेगा अगर ये हो जाता है तो, ठीक है। अब पृथक मशीनरी के विरोधी पक्ष क्या है? पृथक मशीनरी के विरोधी पक्ष, तो पृथक मशीनरी के विरोधी पक्ष में पहला आता है आय चुनाव सामान्यतः 5 साल में एक बार हो। फिर पंचायत इलेक्शन हेतु स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वेतन भत्ते एटसेट्रा का खर्चा, ये भी एक इसकी दिक्कत है। तो इनके विरोधी पक्ष हैं ये सब कि हम एक देश एक चुनाव में बढ़ रहे हैं तो भाई जरूरत नहीं है हमको। फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का संकट या फिर निष्पक्ष छवि पर उठ रहे प्रश्न, राजनीतिक हस्तक्षेप, इनकी बात करें तो इनके कारण क्या है? इनके कारण है पहला सरकार के साथ मीटिंग यानी स्वायत्तता विरोधी। फिर है ईवीएम पर विपक्षी दलों ने संतुष्ट न कर पाने का आरोप लगाया है। फिर चुनाव में धन बल बाहुबल रोक पाने में अक्षम है। चुनाव प्रचार के दौरान चयनित आपत्तियां दर्ज कराने का आरोप है। चुनाव कार्यक्रम तय करने में सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने का आरोप। फिर संतुलन प्रति संतुलन में कार्यवाही करने का आरोप। फिर चुनाव पद्धति, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें चुनाव जीतने हेतु मिनिमम 50% ऑफ वोट, और सॉरी मिनिमम वोट पाने वाला हार जाता है, मैक्सिमम वोट वाला जीत जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में। फिर मेजोरिटी होती है इसमें मिनिमम 50% प्लस 1। फिर इसमें ओनली 2 पार्टी सिस्टम में ही संभव है ये वाला 50% प्लस 1 वाला, डायरेक्ट चुनाव अगर होता है तो, ठीक है। पर अगर इनडायरेक्ट चुनाव में तो नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर समस्या क्या है? तो जीतने वाले व्यक्ति को चुनने वाले से ज्यादा ने रिजेक्ट किया होता है। फिर जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होते ये। जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है, जैसे मुस्लिम वोटर्स समीकरण। फिर तुष्टीकरण को बढ़ावा देता है, धनबल बाहुबल को बढ़ावा देता है। भारत में सभी प्रत्यक्ष चुनाव फर्स्ट पास पोस्ट दी सिस्टम प्रणाली से होते हैं क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। फिर उपाय फर्स्ट पास दी पोस्ट के अंतर्गत विकल्प खोजने की बजाय हमें इसी के अंतर्गत सुधार खोजने होंगे, और ये सुधार सेकंड पार्टी या कोलिजन की ओर बढ़े, जैसा कि एनडीए यूपीए के रूप में दिख रहा है। परंतु यह स्वार्थ नहीं, विचारधारा पर आधारित होने चाहिए।
ठीक है। फिर पंचायती राज की तरह रिकॉल के विकल्प के बारे में सोचा जा सकता है। फिर इनिशिएटिव या जनमत संग्रह के माध्यम से कानून बनाए जा सकते हैं, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर। फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका हस्तक्षेप अधिकतर वोटों को बांटने के लिए होता है। फिर 5, गैर गंभीर दलों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन को शक्ति दी जाए। फिर हाफ सीटों पर चुनाव लिस्ट प्रणाली या फिर हाफ सीटों पर फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, इसको लागू किया जाए। फिर जर्मनी की तरह पॉलिटिकल पार्टी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जिसमें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी सुनिश्चित होगी जिससे। फिर है चुनाव प्रक्रिया, तो इसमें सीमित मत प्रतिशत होते हैं कुछ, जैसे 60 से 70%। इसके कारण मोह भंग हो जाता है, जागरूकता का अभाव होता है, भीड़ तंत्र होता है, राजनेताओं की छवि खराब होती है। फिर धन बल का प्रयोग होता है, बाहुबल होता है, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद का प्रयोग होता है। अब धन बल को देखें तो क्रोनी कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं इसको, जिसमें हम हर स्तर पे टिकट पाने हेतु देते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान देते हैं, नोट खरीदने हेतु देते हैं, चुनावी चंदे के लिए देते हैं। फिर इसका प्रभाव क्या है? तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर खतरा पड़ता है, छोटे दलों को नुकसान होता है, याराना पूंजीवाद बढ़ता है, काले धन का प्रसार होता है, योग्य व्यक्ति दूर होते हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसके द्वारा। और सुझाव क्या है? तो अनिवार्य वोटिंग लागू करना चाहिए, जो कि एक आकर्षक है, व्यवहारिक नहीं है, ठीक है, परंतु चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है इसको, अनिवार्य वोटिंग को। अब उपाय क्या है? तो जागरूकता फैलाएं। फिर दूसरा, नेताओं के द्वारा अपील की जाए, चुनाव आयोजन को आकर्षक बनाना, मोबाइल वोटिंग यानी कि जनता के घर जाकर। फिर वोट न देने वालों पर नैतिक दबाव, जैसे सामाजिक बहिष्कार करें उनका। फिर ऑनलाइन वोटिंग की जाए, एनआरआई वोटिंग की जाए, पोस्टल वोटिंग की जाए, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग ऑनलाइन वोटिंग में हम कर सकते हैं। फिर इसका समाधान क्या है? तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति ने बोला, और किसने? इंद्रजीत गुप्ता समिति ने बोला। तो क्या है? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की। फिर है एक है एक है इक्वल प्लेइंग, क्या क्या होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए सबको, सारे जो भी कैंडिडेट है उनको। फिर काले धन पर नियंत्रण किया जाए, और दिख नहीं रहा अभी यार मेरे को। हाँ, याराना पूंजीवाद को कम किया जाए, बजट पर दबाव कम किया जाए, छोटे दलों को नुकसान। तो इसके नेगेटिव क्या है? अगर हम, अब ये दिख नहीं रहा मेरे को, जो भी है ठीक है, इसको डालते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? संभावनाएं अधिक, खतरे कम है, अतः प्रायोगिक स्तर पर किया जा सकता है। कौन सी? प्रायोगिक, प्रायोगिक, सॉरी, प्रायोगिक, हाँ मतलब जो भी है ठीक है। चुनावी वह सीमा तार्किक से परिभाषित कर इसकी कठोर निगरानी की जरूरत है। चुनावों में काले धन रोकने हेतु सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन, नकद चंदे की सीमा तय करना, और इलेक्ट्रल बॉन्ड। फिर सबसे प्रभावी उपाय चंदे के स्रोत का उजागर करना, और पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाना। फिर इंटरनल ऑडिट अनिवार्य की जाए, आय संपत्ति के बारे में ब्यौरे को स्पष्टता के साथ सार्वजनिक किया जाए। आरबीआई की इनकम नहीं, जो कि आम जनता के पैसे से कार्य करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में अगर देखें तो आरबीआई की इनकम नहीं है, जो कि आम जनता के पैसे से कार्य करती है। फ्री क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टी को लास्ट चुनाव में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में मिनिमम 1% वोट मिला है, तो इनके माध्यम से चंदा दिया जा सकता है। सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ एसबीआई के माध्यम से यहाँ पे चंदा दिया जाता है। केवाईसी नॉर्म को पूरा करना होता है बॉन्ड खरीदार द्वारा, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो चुनावों में वित्तीय पारदर्शी हेतु 17-18 में बजट में इसको लाया गया था, और इससे 60% वोट सिर्फ 4 पार्टी को दिया गया है। 60% बॉन्ड सिर्फ 4 पार्टी को दिए गए हैं, 60% बॉन्ड। अब इसकी समस्याएं कुछ, पर सेकंड एआरसी ने चुनाव संबंधी मामलों को निपटाने हेतु इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए, इसकी बात की थी। फिर संसदीय विशेषाधिकार भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में लागू नहीं होने चाहिए, ये भी सेकंड एआरसी ने की थी। इन बॉन्ड्स को लाने के पीछे सरकार की मंशा चुनाव में धन बल, याराना पूंजीवाद, काला धन रोकने हेतु थी।
परंतु इनके माध्यम से सत्ताधारी दल को सर्वाधिक चंदा प्राप्त हुआ है, जिससे याराना पूंजीवाद और बढ़ गया है क्योंकि बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी गुप्त रखने का प्रावधान है। तकनीकी आधार पर आपत्ति यह है कि इससे संबंधित विधेयक को धन विधेयक बताकर सदन से पास कराया गया, तो साथ ही गोपनीय पहचान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता तथा न्याय को प्रभावित करता है। गोपनीय प्रवृत्ति ने याराना पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे एक व्यक्ति एक वोट पर खतरा पैदा होगा और ताकतवर लोगों चुनाव को प्रभावित कर सकेंगे। फिर चुनाव सुधार से जुड़ी अनेक समितियों ने चंदे की गोपनीयता का विरोध किया है क्योंकि ये याराना पूंजीवाद को बढ़ाता है तथा कंपनियों द्वारा दिया गया चंदा निवेशकों के साथ भी धोखे के समान है क्योंकि वे इससे अनजान हैं। फिर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदे की सीमा तय नहीं की गई है, जो याराना पूंजीवाद को विधिक कानूनी मान्यता प्रदान करता है और चुनावी प्रक्रिया में व्याप्त अपारदर्शिता को भी बढ़ाता है। फिर बाहुबल देखें तो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जैसे कि 1970 में चुनाव जीतने में अपराधियों की मदद लेने का प्रचलन था। फिर अपराधियों को राजनीतिकरण हुआ है, जैसे 1980 में अपराधी स्वयं चुनाव लड़ने लगे थे। अब इन दोनों प्रवृत्तियों ने जनप्रतिनिधियों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ा दिया। 2004 में 124 सांसद, 2014 में 182 सांसद और वर्तमान में यह स्थिति है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार गंभीर मामलों में शामिलों की संख्या 2009 में 76 थी, 2019 में 159 हो गई। इनमें हत्या, लूट, बलात्कार जैसे कृत्य शामिल है। नेशनल इलेक्शन वॉच एसोसिएशन का यह कहना है कि हमारी विधायिकाओं में 2/3 प्रतिनिधि आपराधिक प्रवृत्ति से हैं। भारत में आपराधिक पृष्ठभूमियों के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होने के कारण क्या है? तो अपराधियों की जन स्वीकृति एवं रॉबिन हुड बड़ी छवि, फिर अपराधियों का महिमा मंडन, फिर राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण में योग्यता के स्थान पर चुनाव जीतने की क्षमता को महत्व दिया जाना, आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा जनता तक न पहुंच पाना, अर्थात यह चुनाव आयोग के समक्ष की जाने वाली औपचारिकता ही बनकर रह गया है। फिर 5वां, राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को संरक्षण। अब इसका प्रभाव क्या है? तो इसका प्रभाव होता है नीति निर्माण पर। सदन में विशेषज्ञों का अभाव है और सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं ये। फिर राजनीति के अपराधीकरण ने सिर्फ चुनावी प्रक्रिया दूषित नहीं हुई है, बल्कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हुए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग, बालात वोटिंग, वोट न देने पर उत्पीड़न जैसे मामले आज भी दिखाई देते हैं। अब इन्हें रोकने का प्रयास। आरपी 1951 की धारा 33 क्लॉज 7 में संशोधन कर प्रत्येक उम्मीदवार को एक सीट से एक चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर राजस्थान में अपराधीकरण रोकने हेतु आरपी 1951 की धारा 8 के अंतर्गत प्रावधान है। राज्यसभा में अपराधीकरण रोकने हेतु आरपी 1951 की धारा 8 के अंतर्गत प्रावधान है। धारा 8(1), 8(2) में उन अपराधियों का उल्लेख है जिनके तहत दोषी होने पर 6 वर्ष की सजा होगी, जबकि धारा 8(3) में अन्य अपराधों के लिए भी 2 वर्ष से ज्यादा सजा होने पर 6 वर्ष के लिए आयुर्वेतन निर्धारित है, जो सजा पूरी होने के बाद लागू होगा। हालांकि धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि निचली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आगे अपील करने पर अयोग्यता मान्य नहीं होगी। इस तरह धारा 8(4) अपराधियों को जेल से एवं बेल पर भी चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। सर्वोच्च कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में धारा 4 यानी कि 8 क्लॉज 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसका परिणाम यह है कि 2 सिद्ध व्यक्ति सदस्य तुरंत खारिज होकर निर्योग्यता लागू हो जाती है, जब तक कि वह अपर कोर्ट से बाइज्जत बरी ना हो जाए। फिर इसके अलावा अपराधीकरण रोकने हेतु अन्य प्रयास किए गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट फंड केस में राजनीति को अपराध मुक्त करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ आरोप पत्र दाखिल होने से ही चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। हालांकि इस संदर्भ में कुछ सतर्क कदम उठाए जा सकते हैं। प्रत्याशी चुनाव लड़ने को लंबित मामले की जानकारी दे, फिर इलेक्शन कमीशन यह जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाए, फिर प्रत्याशी और पार्टियां नामांकन दाखिल करने के बाद आपराधिक जानकारी उपलब्ध कराए। किसको? लोकल मीडिया को। फिर पॉलिटिकल पार्टी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमियों के लोगों को टिकट देने से बचें। यदि संसद
उपयुक्त समझे तो गंभीर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे व्यक्तियों का चुनाव लड़ने से रोकने हेतु कानून बना सकती हैं। फिर जनप्रतिनिधियों से जुड़े मुकदमों को निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने की बात की जा सकती है, जिनसे राजनीति से प्रेरित मुकदमों को पता भी चल सकेगा और जनता तथा प्रतिनिधियों के मध्य स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिर है संथानम समिति। तो संतानम समिति या संतानम कमेटी ने राजनीति में अपराधियों की निगरानी हेतु सतर्कता आयोग बनाने का सुझाव दिया था। भ्रष्टाचार के संदर्भ में यह आयोग कार्यरत है। फिर बोरा कमेटी ने संगठित अपराधियों व राजनेताओं की साठगांठ रोकने हेतु सुझाव दिए थे, जो मंत्री जो अभी भी लंबित हैं और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। फिर समय इलेक्शन कमीशन ने सलाह दी थी कि जिन पर ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनमें 5 साल से ज़्यादा सजा हो सकती है, उन्हें दोष मुक्त होने का चुनाव लड़ने से रोका जाए। फिर 7वां संसदीय विशेषाधिकार संहिता बंद हो, जिससे अपराधियों को संरक्षित न किया जा सके। फिर संकीर्ण राजनीति, तो ध्रुवीकरण यानी तुष्टीकरण की, जिसमें धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रवाद, बाहरी अप्रवासिता का डर या छद्म राष्ट्रवाद दिखाया जाता है, उसको कहते हैं संकीर्ण राजनीति, जिसमें ध्रुवीकरण किया जाता है, तुष्टीकरण किया जाता है। तो ध्रुवीकरण क्या है? ध्रुवीकरण है भया आक्रांत, भय प्लस आक्रांत, तो भयाक्रांत कर बहुसंख्यकों को एकजुट करना, ठीक है। और तुष्टीकरण है लालच, सुविधा, सपने दिखाकर अल्पसंख्यकों को ध्रुवीकरण करना। तो तुष्टीकरण में तो क्या होता है, अल्पसंख्यकों को करते हैं, और ध्रुवीकरण में क्या करते हैं, बहुसंख्यकों को करते हैं। फिर इसमें दलीय स्वार्थ होता है, जैसे राष्ट्र हित पर वरीयता देना, राष्ट्रीय हित पर, फिर क्षेत्रीयता या नर जातीयता पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ज्यादा देना। फिर संकीर्ण राजनीति के कारण है, जैसे पॉलिटिकल अपरिक्तता, ठीक है, अपरिपक्वता, तो पॉलिटिकल अपरिपक्वता। फिर है विकासात्मक राजनीति से दूरी। फिर है स्वर्ण जनता यानी स्व जनता का आकर्षण होता है इसमें। दूसरा स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है, जैसे जनता द्वारा विकासात्मक मुद्दों के स्थान पर भावनात्मक मुद्दों पर वोट देना। फिर दंडित न किया जाना, किस पे, राजनीतिक, इसका संकीर्ण राजनीति करने पे दंडित न किया जाना भी इसका एक रीजन है। फिर सोशल मीडिया है, फिर IT सेल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी इसका एक रीजन है। फिर निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया है कि 2 से 1 या फिर अन्यथा 2 सीटों से चुनाव जीतने पर उपचुनावों का निश्चित खर्च पार्टी या उम्मीदवार वहन करे। और जैसे 2 सीट से लड़ा और एक अन्यथा दोनों सीटों पे जीत गया, ठीक है, तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो उस पे फिर वो खर्च है वो वापस से वो चुनाव वो उम्मीदवार ही थे। फिर संकीर्ण राजनीति रोकने के उपाय देखें तो प्रयास क्या क्या किए हैं। पहला है RPM में प्रावधान है जो संकीर्ण राजनीति को भ्रष्ट राजनीति की श्रेणी में रखते हैं और इस आधार पर सदस्यता रद्द हो सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में संकीर्ण मुद्दों पर वोट मांगने को गलत बताया है और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। फिर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। अब अगला है सुझाव क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जनप्रतिनिधि व मंत्रियों हेतु लाए जाए। फिर राजनीतिक दलों को स्वयं सेल्फ रेगुलेशन लाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। चुनाव घोषणा व मतदान के दिन के मध्य समय सीमा कम की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन द्वारा सोशल मीडिया एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए। फिर लॉ कमीशन के सुझाव क्या हैं, तो पेड न्यूज़ को परिभाषित करना व कार्रवाई करना। फिर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को प्रोत्साहन करना, देश में लोकतंत्र को प्रोत्साहन करना। तो ये क्या है, लॉ कमीशन के सुझाव हैं। फिर वन नेशन वन इलेक्शन, इसको देखें तो लोकसभा और विधानसभा में साथ साथ, तो सत्ताधारी दल के तो हित में है पर विपक्षी दल इसका मना करते हैं। राष्ट्रीय दल हित में है पर क्षेत्रीय दल मना करते हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं कुछ, इनको देखते हैं। करंट अफेयर से पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव देखें तो पूरे देश हेतु वन वोटर लिस्ट बन जाएगी, याराना पूंजीवाद कम होगा, सदैव चुनावी माहौल नहीं रहेगा जिससे वैचारिक आंतरिक विभाजन नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रशासनिक ठहराव को रोका जा सकेगा, चुनावी व्यय को कम होगा जिससे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना आसान हो जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन अन्य कार्य जैसे वोटर लिस्ट तैयार करना पर भी ध्यान दे सकेगा।
अब इसके नेगेटिव क्या है? तो भारतीय मतदाता भी परिपक्व नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है, अतः व्यवहारिक नहीं है। फिर जनता के लोकतांत्रिक विकल्प सीमित कर देगा ये। इलेक्शन के पास इंफ्रा का अभाव है, इलेक्शन कमीशन के पास। फिर क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। संवैधानिक सोच संशोधन करने पड़ेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टी में एक मत का अभाव है। इन्हीं सीमाओं के चलते अभी इस निर्णय को भविष्य हेतु छोड़ा गया है तथा कुछ सुझाव सामने आए हैं, जैसे संसदीय समिति की अनुशंसा है कि 2 चरणों में चुनाव किए जाएं। जैसे भारत में पहला लोकसभा की मध्य अवधि में आधी विधानसभाओं के साथ तथा दूसरा आधी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ। तो लोकसभा की मध्य अवधि में करा दो एक तो, और दूसरा लोकसभा के साथ। फिर लॉ कमीशन का सुझाव है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले या बाद खत्म हो रहा हो, उनका चुनाव लोकसभा के साथ हो। यदि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो तो NITI यानी नीति आयोग ज्यादा से ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन अधिकाधिक चुनाव एक साथ कराए जाएं। ये किसने कहा है? नीति आयोग ने। फिर भारतीय चुनावों में मताधिकारों का विस्तार। तो संविधान में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार देखकर हमने यह प्रयास किया है कि धर्म, जाति, भाषा, वंश, मूल वंश जैसे संकीर्ण आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाए। लेकिन मताधिकार कितना मजबूत है, यह मताधिकार की प्रकृति से निर्धारित होता है। सामान्यतः मताधिकार में पॉजिटिव मताधिकार होता है। मताधिकार जैसे सकारात्मक मताधिकार, फिर नोटा, तटस्थ वोट, नकारात्मक वोट, रिकॉल जिसमें वापस बुलाना, इनिशिएटिव जिसमें पहल, फिर एक है जनमत संग्रह। तो भारत में मताधिकार का विस्तार संवैधानिक रूप से आकर्षक है, परंतु व्यवहारिक रूप से कठिन है। भारत में +1 फिर क्योंकि इन अधिकारों के प्रयोग की राजस्थान परिपक्वता जनता में दिखाई नहीं देती। क्योंकि इन अधिकारों के प्रयोग की ये क्या है? परिपक्वता जनता में नहीं दिखाई देती। जिस देश का लोकतंत्र फिर मेरिटोक्रेसी बेस्ड नहीं है, भीड़ तंत्र है अपना, परिवार तंत्र है अपना, बहुतंत्र है अपना, धनतंत्र है, बल तंत्र है, जाति तंत्र है, अल्पतंत्र है, सत्ता कुछ ही परिवारों या कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित होना। फिर है भारत में नोटा दिया गया, परंतु नोटा से उभरी चिंताएं। भारतीय लोकतंत्र में नोटा मताधिकार के विस्तार का उदाहरण है। यह जनता को तटस्थ वोटिंग का अधिकार देता है। हालांकि नोटा को औपचारिक रूप से लाने के पहले भी फॉर्म 49-0 भरकर भी नागरिक अपने मताधिकार को नकार सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 49-0 19-1 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें मत की गोपनीयता का उल्लंघन है और यह RPA 1951 की धारा 128 के भी विरुद्ध है। इलेक्शन कमीशन ने नोटा एक विकल्प के रूप में मतदाताओं को देने का निर्णय किया। 2014 में चुनाव से इसको शुरू किया है। पक्ष में तर्क, मतदाताओं को विकल्प बढ़ेंगे। ऐसे मतदाता जिनका चुनाव से मुंह भंग हो गया है वे वापस आ सकेंगे, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग या मध्य वर्ग। फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। दलों का दबाव पड़ेगा कि योग्य व्यक्तियों को टिकट दें। नोटा से वंचित को टिकट देने का भी दबाव बढ़ेगा, नोटा से वंचितों को। फिर अयोग्य उम्मीदवार चुनने की मजबूरी खत्म हो जाएगी, परंतु उन संभावनाओं को जगाने आया नोटा इन पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि जनता नोटा के प्रति जागरूकता की कमी। अपरिपक्व जनता ने इसे मनोरंजन की तरह लिया और समझदारी से प्रयोग नहीं किया। नोटा नकारात्मक प्रचार का आधार बन गया। नोटा के विजय होने पर आगे की व्यवस्था नहीं हो तो बिना ताकत या कमजोर नोटा है। फिर नोटा के बावजूद सेकंड उम्मीदवार को चुन लेना जनता के लिए नोटा अर्थहीन है। नोटा की वजह से हार जीत का अंतर बहुत महीने कम हो रहा है। नोटा से संबंधित चिंताओं को देखते हुए इस संदर्भ में कुछ निर्णय लिए गए, जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने नोटा को सर्वाधिक मत मिलने पर पुनः चुनाव की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग बंद कराने का निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी आदेश अनुसार वोट देने के कारण यह अप्रासंगिक है। इससे दल बदल कानून को लागू करने में समस्या आ सकती है। फिर 2 सीट से चुनाव को प्रतिबंधित करने के पक्ष में निम्न कारण है। RPA 33 सब क्लॉज 7 अतार्किक, जीतने पर 1 सीट खाली करनी पड़ती है। सरकारी खजाने पर दबाव होता है। उपचुनाव का खर्च। फिर मतदाता के जानने के अधिकार के विरुद्ध है।
उसे बताया नहीं जाता कि उम्मीदवार कौन सी सीट खाली करेगा। फिर पैराशूट उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया को दुर्बल करता है, समाज में ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। फिर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के विरुद्ध है, निर्वाचन क्षेत्र में के प्रति प्रतिबद्धता कम करता है। ये विधि आयोग व चुनाव आयोग द्वारा एक व्यक्ति एक सीट हेड आरपीए 33(7) में संशोधन की सिफारिश की है, अन्यथा उपचुनाव का खर्च राजनीतिक पार्टी द्वारा उठाया जाए। फिर मिक्स मेंबर या फिर प्रोपोर्शनल एमएमपी, तो ये क्या है, वोटर गेट्स 2 वोट्स, जिसमें 1 फॉर पार्टी 1 फॉर कैंडिडेट, संसद में पार्टी की हिस्सेदारी वोट्स के अनुसार हो, तो मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। फिर आरपी 1950, आरपी 1950 लोकसभा के सांसद राज्यों की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा के लिए सीटों के आवंटन की तथा चुनाव क्षेत्रों की सीमांकन की व्यवस्था की गई थी। मतदाता अर्हता मतदाता सूची का निर्माण भी किया गया है, तो मतदाता की अर्हता और मतदाता सूची का निर्माण भी आरपी 1950। फिर आरपी 1951 क्या है, तो संसद के दोनों सदनों तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव, इन सदनों के लिए अर्हताएं, अयोग्यताएं, भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव विवाद पर आरपी 1951 प्रावधान करता है। अब इसमें मुख्य विषय क्या है, संसद तथा राज्य विधायिकाओं के लिए अर्हताएं व अयोग्यताएं। आम चुनाव की अधिसूचना, चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी, राजनीतिक दलों का निबंधन या फिर पंजीकरण। चुनाव संचालन, मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति। चुनाव संबंधी विवाद, फिर भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध। और एक है फिर उपचुनाव, तो ये हो गए